हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, अब आपके पास आज की रात का वक्त है। तो चलिए एक बार फिर से हम हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपका पूरा हिंदी का व्याकरण और आपके पूरे फिर से टेक्स्ट बुक में, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, साथ ही साथ संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सब कुछ, रस छंद अलंकार, सब कुछ निपटा देते हैं। हमने आपके तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने क्या कुछ पढ़ा है। और आपको एक चीज और भी बता दें बबुआ, कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि हिंदी में अगर आप फेल हो गए तो बाकी अदर सब्जेक्ट में पास होने से भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन नाम की चीज नहीं लेना है। और ऐसा भी नहीं कि आज की रात सो ही ना, एकदम परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप एकदम मजे में एंजॉय करते हुए एक बार फिर से पूरा रिवीजन करना है हमारे साथ में। और सुबह एकदम फ्रेश मूड से फिर से एक क्लास में रिवीजन होगी, फिर उसके बाद जाएंगे मजे में एग्जाम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, व्याकरण के इस टॉपिक से लोकोक्ति व मुहावरे को लेकर कितने नंबर का आएगा पता चल गया है। 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। कितना पूछेगा? केवल 1। दिया रहेगा कितना? 4 से 5। बोलेगा कि किसी एक मुहावरे व लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसा कि यहां पे दे दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी करनी वैसी भरनी को बोलते ना, कि अब जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। इसका अर्थ क्या होगा? बुरे काम का बुरा नतीजा। अब वाक्य प्रयोग में आपके पास फुल छूट है, पूरी आजादी आपको दे दी गई है कि आप अपने मन का चाहे जो लिखो। ठीक, जैसे यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे या फिर लिख सकते हैं कि दिनेश ने रमेश के साथ बहुत बुरा किया एक दिन, मतलब वो भी क्या है, हम मुसीबत में पड़ गया। तो इसका मतलब वो है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है जैसे कि हाथ कंगन को आरसी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो बुआ, आपके पेपर में 100% दिखाई पड़ेंगे कि हाथ कंगन को आरसी किया। इसका मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मतलब ये जो सामने है अब उसके लिए किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। जैसे वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते ही पकड़े गए हो। यानी तुम तो सेंध बनाकर, यानी दीवार वगैरह, दीवार काट कर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो। अब तुम्हारे चोर होने पर कोई संदेह नहीं है, यानी तुम तो चोर हो, अर्थात हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये चीज होती है कि जो चीज प्रत्यक्ष है, यानी हमारे आंखों के सामने है, वो उसे झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चों? अगला है कि हाथ पीले करना। ठीक, ऊपर ऊपर नहीं देखना, हिंदी को कम भी नहीं आंकना कि यूं पढ़ लो, वैसा पढ़ लो, एक दिन ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। ठीक है, ये फालतू का एकदम से दूर रहो। ठीक, आपको सीरियस होकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। आप इतना मत अपने कहते हैं ना कि इतना भी इसको कम मत आंक लो, नहीं तो कभी कभार होता है ना कि आप सोच रहे यार हिंदी है, क्या ही होगा, पास हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कभी कभार उलझ भी जाते हैं। तो इसलिए आपको सीरियसली इसको भी लेना होगा। ठीक है, देखिए हाथ पीले करना का मतलब क्या है? विवाह करना। क्या करना? विवाह करना। वाक्य प्रयोग में लिख देंगे कि महेश ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए, कुछ भी लिख दो। हाँ, सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब सदा एक रहना। भाई सावन हरे न भादो सूखे। वाक्य प्रयोग में सच्चे महान जो पुरुष होते हैं न सावन में हरे होते हैं न भादो में सूखे रहते हैं। मतलब चाहे जैसी परिस्थिति आए वो सदैव एक जैसे रहते हैं, यानी सदा एक समान रहना, सदैव एक जैसे रहना। अगला है मक्खन लगाना। इसका मतलब क्या है? चापलूसी करना। बोलते ना कि यार तुम मक्खन क्यों लगा रहे हो, यानी चापलूसी कर रहे हो। तो जैसे वाक्य प्रयोग में दिनेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है, यानी वो क्या करता है? केवल चापलूसी करता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका जो आता है लोकोक्ति व मुहावरा वाला। ठीक है ना, लोकोक्ति और मुहावरा वाला। उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका क्या चीज? आपका आ जाएगा शब्द युग्म।
ठीक है, शब्द युग्म आ जाएगा। अब शब्द युग्म मतलब क्या होता है, इसमें बोलेगा कि किसी दो का, ठीक है, किसी क्या, इसमें दो का ही, दो देगा, दोनों का करना होगा, ठीक है। इसमें कितने नंबर का आएगा, दो, अब दो दिया रहेगा, दोनों करना। अब इसीलिए हम ये लेकर चल रहे हैं कि अब आपको यहां फाइनल बता दे रहे हैं कि आपका आएगा ही ऐसा कि दो आएगा, दोनों करना होगा, ठीक है। बोलेगा कि शब्द युग्म का सही अर्थ लिख करके अपनी कॉपी में, यानी सही शब्द इनका युग्म का चयन करके कॉपी में लिखिए। तो यहां पर जैसे जलद और जलद ही, ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा, कमल और समुद्र, सिंधु और आकाश, या फिर बादल और समुद्र, या फिर जलना और जो जला ना हो। तो देखिए जलद, अगर जलज होता, यहां जा होता, ये चीज बताए थे, अगर जलज होता और जलद ही तो ये वाला सही हो जाता, बट जलद है, अगर दा लगा हो तो बादल, दा, याद रखिएगा ये चीज, इसके पहले भी हमने बताया है। अगर यहीं पर जलज होता तो जलज का मतलब कमल होता है। और एक चीज याद रखना, जलद अगर आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, जलद, अगर जलद आ जाए तो वो बादल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, तो जलद और जलद ही है, तो इसका मतलब बादल और समुद्र, ठीक है। जलज होता तब कमल होता, तब ये ऊपर वाला सही हो जाता अगर यहां जा होता, बट जलद है तो बादल और समुद्र, ठीक। अगला वसन और व्यसन, भाई ये सब एकदम आप रट्टा हो गया है आपका, एकदम कंफर्म। वसन का मतलब क्या होता है और व्यसन का, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, या फिर विस्तार और अवधि। तो देखिए वसन का मतलब क्या होता है, कपड़ा, वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत, लत, तो यहां पर वस्त्र और आदत, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, अनेकार्थी। अनेकार्थी भी वहां 3 से 4 दिया रहेगा, ठीक है ना, 3 से 4 दिया रहेगा, बोलेगा किसी एक के दो अर्थ लिखो, ठीक है। कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का, बोलेगा किसी एक के दो अर्थ लिखिए। तो यहां पर जैसे दिया है हंस, हंस का क्या होता है, ये हंस एक पक्षी भी है, हंस का मतलब आत्मा भी होता है, हंस का मतलब गुरु भी होता है। दूसरा है वर, वर का मतलब वरदान भी होता है, वर का मतलब दूल्हा भी होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। अगला है पट, पट का मतलब क्या, किवाड़ भी होता है, पट का मतलब पर्दा भी, मतलब पट का मतलब यहां कपड़ा भी, पर्दा भी, किवाड़ भी, ठीक है। और नेक्स्ट है सुरभि, सुरभि का मतलब हो कामधेनु, ठीक, कामधेनु गाय। अगला है बसंत और सुगंध, ये सुरभि। और नेक्स्ट है अज, अज का अजन्मा, बकरा, ब्रह्मा, कामदेव, ठीक है, ये अज। और ये भी सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं। बाकी इसके पहले तो हमने 15 से 20 ऑलरेडी करवाए ही हैं, ठीक है, इसके पहले वाली ही वीडियो में। तो याद रखिएगा ये आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए, ठीक, इनमें कोई समस्या नहीं अब रखना है कि मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश वाला आएगा, वाक्यांश वाला भी 2 ही आएगा, ठीक। और आपका दिया रहेगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। जैसे पहला है कि जंगल में लगने वाली आग, तो क्या कहेंगे, ठीक, कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, विकल्प है जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, या फिर वनाली। तो याद रखिएगा जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसे क्या कहते हैं। एक चीज पहले समझ लो, आग से संबंधित 3 प्रश्न है, तीनों आज एकदम पक्का तैयार कर लो, तीनों के तीनों एकदम, कोई कंफ्यूजन ना छोड़ो। देखिए एक होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, और दूसरा होता है जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग। और तीसरा होता है, तीसरा पेट में लगने वाली आग, ये जल में या समुद्र में बोल दे, या तीसरा है पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग। तो यहां से जो संबंधित ये क्वेश्चन है इनको याद रख लो, अपने दिमाग में एकदम छाप लो कि जंगल में जो लगने वाली आग होती है ना बबुआ, उसे बोलते हैं दावाग्नि,
ठीक, दावानल या दावाग्नि बोला जाता है। और जंगल में जल में लगने वाली आग बड़वानल या बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। उसके बाद पेट में लगने वाली आग, अब जठर ग्रंथियों में लगती है इसलिए जठराग्नि। क्या चीज नाम होगा? जठराग्नि। एक मिनट, जठराग्नि। ठीक, तो ये जो आग वाले क्वेश्चन है, यानी ठीक है, एक तो जंगल में लगने वाली आग पूछता है, एक जल में लगने वाली आग पूछता है, एक पेट में लगने वाली आग। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों अच्छे से समझ लीजिए। तो विकल्प अब कह रहा है जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में जो लग जाती है आग वो कौन सी आग है? तो वो है दावाग्नि। क्या है? दावाग्नि है ना? क्या हो जाएगा? दावाग्नि। अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, यानी जो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाता है? अजय या फिर अजात शत्रु, अजन्मा या फिर अनंत। तो क्या होता है? अजात शत्रु होता है। ठीक है ना? क्या होता है? अजात शत्रु। एक मिनट पानी पी लें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वाक्यों का जो शुद्धिकरण आएगा, इसमें बच्चों याद रखना, ध्यान से समझना, कुछ विशेष करना होता नहीं है। बस आपको क्या है, इसमें थोड़ा गलती होती है, वही आपको सुधार कर सही लिखना होता है। जैसे पहले है मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? इसका सही रूप हो जाएगा कि मंच पर अनेक नेता, अनेक नेता उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। और ये चीज कई बार हमने आपसे बताई थी। वो क्यों? क्योंकि यहां पे याद रखना, ये जो अनेकों है, इसमें नहीं, ये अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है। ठीक है, याद रखिए। अब प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, तो भाषण दिए थे नहीं, दिया था, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा प्राण नहीं, तो याद रखिए ये जो प्राण है शब्द, प्राण शब्द है, ये बहुवचन, एक बहुवचन को दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा, अब जब बहुवचन को दर्शाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मेरे प्राण संकट में है, संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। ठीक है, अगला कि यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो भाई गाय शुद्ध ही होती है, अशुद्ध थोड़ी ना। बट यहां पे शब्दों का जो क्रम है वो गलत लिखा है, ये होगा कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला सीता गुणवान स्त्री है। अब देखिए गुणवान थोड़ी ना होता है, गुणवान ये पुरुष, पुरुष के लिए चलता है, पुल्लिंग होगा, तो गुणवान की जगह गुणवती होगा। तो यहां लिखेंगे कि सीता गुणवती स्त्री है, सीता गुणवती स्त्री है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है, याद रखिएगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ गलती रहेगी और उनको क्या करना है, उन गलतियों को सुधार कर आपको क्या, इनका शुद्धिकरण कर देना है। समझ में आ गया बबुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे आएगा अपठित गद्यांश। अपठित क्या आएगा? गद्यांश आएगा। अब देखिए जो अपठित गद्यांश होता है ना, इनमें भी कुछ करना नहीं खास, ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का, इसलिए इसका वैल्यू और भी ज्यादा है, 5 नंबर का आएगा और ये दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको ऐसा दिया रहेगा कि बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छी बात यह है बच्चों कि अथवा करके आएगा, इसलिए आपके पास 2 रहेगा, आपके पास विकल्प रहेगा कि हाँ हम
दो में से एक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कहा गया है इसमें, ध्यान से चलिए पहले पढ़ते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की जो प्रक्रिया है स्वाभाविक रूप से चलती रहती है और इसी कारण से इस ग्रह की मिट्टी भी क्या है, लाल है। और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से क्या है, भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। तो ये एक आपका क्या दिया जाएगा, ऐसे ही आपका एक गद्यांश दिया रहेगा और इसके नीचे आपको क्या करेगा, प्रश्न दे देगा। इसके नीचे आपको ऐसे 3 प्रश्न देगा, कितने, 3, और तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो ये काम आसान हो जाता है। ठीक है, इसको बच्चा भी कर लेता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो किस तत्व की प्रधानता है जरा बताइएगा, किस तत्व की प्रधानता है ये बोलिएगा। कि बोल रहा है यहां पर, देखिए लौह तत्व मिल गया। देखिए लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व। बट आप ऐसे शॉर्ट में थोड़ी लिख देंगे, आप लिखेंगे पूरा कि मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। अगला, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे बोल रहा है कि लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है। तो इसी कारण क्या इस ग्रह की मिट्टी लाल है, यानी आयरन के कारण ही लाल है। आयरन यानी लौह के कारण ही इसमें भी वही चीज होगा, लौह। ठीक है, या लिखेंगे लौह से होने वाले। ठीक, यहां पर है ना, देखिए बोला गया है हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की, तो लौह या कहने आयरन से लगने वाले जंग के कारण, जंग का मतलब समझ रहे हैं ना, मूर्छा जिसको कहते हैं। तो लौह या आयरन से लगने वाले जंग के कारण ही क्या है, मंगल की मिट्टी लाल है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा जीव है, एक तो देखिए ये बोल रहा है अमीबा है, और दूसरा क्या है, पैरामीशियम है। तो लिख दीजिए एकदम सरल तरीके से। तो कौन कौन सा जीव है, अमीबा है और एक है पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना पड़ा नहीं ना, इन सबका जो है बहुत आसान उत्तर होता है कि बस इसी में से ढूंढकर यहां पर रख दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे अब हम रस में, आगे आ जाएंगे बच्चों रस में। रस की बात कर लें तो देखिए रस में हमने आपको कई बार ये चीज समझाया है कि रस में ज्यादा से ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है। ठीक, इनको एकदम सॉलिड अब फिक्स कर लीजिए कि हाँ अब हमको एकदम फिक्स कर लेना है। ठीक है, एकदम से तैयार कर लेना है। तो रस में श्रृंगार रस, करुण रस और आपका एक हास्य, ये ऑप्शनल के तौर पर आप वीर रस तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग यानी मिलान होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब जिसे उदाहरण स्वरूप की कहत नटत रीझत खीजत, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नयनन हुई सो बात। तो यहां पर देखिए वही चीज है, यहां पर देखिए श्रृंगार में भी संयोग होता है, वियोग होता है। अब यहां संयोग वियोग से नहीं मतलब, बस श्रृंगार रस होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है कि कहत नटत रीझत खीजत, कि यहां पर क्या है, एक सभा में जैसे मान लेते हैं घर में सदस्य बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो कहत वहां प्रेमी प्रेमिका के बीच की बातें हो रही, कहत यानी वो लड़का क्या है कुछ इशारों इशारों में कहता है, नटत लड़की नहकार देती है, मना कर देती है, रीझत इससे लड़का रीझ जाता है,
खींचत और उसके बाद मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब उनकी आंखों से आंखें मिलती हैं तो लड़की लजिया जाती है, शर्मा जाती है। ठीक है, और भरे भवन में करत है नैनुन ही सो बात, इस तरह भरे हुए भवन में यानी लोगों से भरा हुआ पूरा घर है, उसके बाद भी वो आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, इशारों में बातें किया है, नैन मटक्का किया है? नहीं किया है, करना भी मत। ठीक है, चलिए अगला जैसे है एक गाना हमने बताया था कि ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या हम गाना लिख सकते हैं, तो 100% लिख सकते, कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता। प्रीवियस ईयर में भी ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। यहां पर इसको कॉपी चेक करने वाले भी थोड़ा मजे लेते हैं, यहां तक कि ये क्या कहते हैं पेपर में भी निकला था कि हाँ बच्चों ने गाना लिखा है, तो लेकिन नंबर किसी का नहीं कटा था, क्योंकि आप इसको गलत प्रूव करके दिखाइए ना कि ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो यहां पर रेशमी जुल्फे हो गई, शरबती यानी मदमस्त आंखें हो गई, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो यहां पर कल्पना की जा रही कि रेशमी जुल्फे मदमस्त आंखें और उसके बाद सब लोगों का जो ध्यान है उसकी तरफ है, माहौल एक अलग है। तो यहां पर है तो कौन सा श्रृंगार रस ही है ना। अब अगला है यहां पर जैसे कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो ये जितेंद्र जी का एक गाना कोई होता है तो वहां से है ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, ऐसा कोई गाना है तो वहां की लाइन है। यहां पे संयोग श्रृंगार है यानी उनके मिलन की बात है। अब वियोग में जैसा होता है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, यानी जब प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग में जंगल में भटक रहे होते हैं तो वो क्या है पशु पक्षी भंवरों हिरण सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये श्रृंगार रस का हो जाता है, इस तरीके से लिखना है क्योंकि एग्जाम्पल ही ये कठिन होता है बच्चों को। चलिए अब श्रृंगार के अलावा हमने करुण रस का ले लिया है, करुण रस। अब जैसे करुण रस में है सेम वहां पे आपका वही चीज रहेगा कि विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, शोक नामक अस्थाई। इसके पहले श्रृंगार था तो वहां रति नामक अस्थाई भाव, यहाँ पे क्या है शोक नामक अस्थाई भाव। इसी तरह वीर रस का आ जाएगा तो यहाँ उत्साह नामक अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव ही बदलेगा, बाकी परिभाषा सेम रहेगा पूरा। ठीक है ना, और यहां पर रस आप जो भी लिखना है वो लिखेंगे। उदाहरण में जैसे यहाँ पे मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये कहाँ का वर्णन है कि जब क्या है जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को राजा दशरथ बाण मतलब चलाकर मार देते हैं, तब की बात है वो जब उनको श्राप देती हैं। ठीक है, कि जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने जैसे होता है ना कि सर पटक पटक कर आज मैं मर रही हूँ रो रही हूँ, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे, तो वही की बात है। तो है ना शोक मतलब करुण रस। और यहाँ पे आए मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरी जिंदगी अधूरी है, तो ये भी है आप लिख सकते हो। नीचे एक आप संग कि चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो यहाँ पे हर जगह थोड़ा वियोग की बात हो रही है, थोड़ा शोक प्रकट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे नीचे ये दोनों गाने हैं, इनको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, इतना याद रखना। आगे है अलंकार में, अलंकार में आ जाते हैं। अलंकार की बात कर ले तो अलंकार में जैसे पहला तो एकदम फिक्स कर लीजिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जैसे जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, कोई व्यंजन बार बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें देखिए ता वर्ड आया है, मतलब ता व्यंजन। अगला है पके पेड़ पर पका पपीता पिंकू पकड़े पका पपीता, मतलब इसमें पा आया है। अगला है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, यानी रा आया है। ठीक है, अगला है कि समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति, ऐसा है ना श्रद्धा मनु में वही, तो यहां पे साया है। ठीक है, तो इन सब में आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये जो भी व्यंजन है वो बार बार
यानी उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यमक अलंकार। अब यमक अलंकार जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यमक अलंकार क्या है? जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यहां पर भी शब्दों की आवृत्ति बार बार होगा, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार। यानी कोई शब्द क्या है बार बार आएगा, 2 से अधिक बार आ सकता है, लेकिन उनके जो अर्थ रहेंगे वो क्या है, अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप कि ऊधो जोग जोग हम नाही, तो यहां पर देखिए एक जोग और जोग शब्द आया है, तो यहां पर जोग शब्द 2 बार आया है, जोग और जोग, है ना। अगला है कि काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए यहां घटा और घटा, तो यहां पर भी ये आ रहा है घटा और घटा, दोनों आ रहा है। अगला है कि कनक कनक तैसव गुनी मादकता अधिकार, तो इसमें भी अगर आप देखें तो क्या आया है, कनक और भी कनक, 2 बार कनक आया है। और अब देखिए इनके जो अर्थ होंगे ना बच्चों, वो क्या है, अलग अलग होंगे। अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, याद रखिएगा। अब जैसे यहां पर ऊधो योग योग हम, जोग जोग हम नहीं, तो यहां पर जब उद्धव आते हैं श्री कृष्ण उनको क्या है संदेशा पहुंचाने के लिए कहते हैं कि जाओ गोकुल धाम में, वहां गोपियों को समझा दो कि वो क्या है अब इंतजार हमारा ना करें, ठीक, वो योग को अपना ले, तप को अपना ले, तपस्या करे, तो मतलब तपस्वी बन जाए। तो यहां पर वही वो बोलते हैं कि हे उद्धव जोग जोग हम नहीं, ये जो तुम्हारी योग यानी तपस्या या साधना वाली बात है ना, हम इसके जोग यानी काबिल नहीं है। तो एक योग का मतलब होता है तप, एक योग मतलब यहां तप बोलिए या यहाँ पे हम तपस्या बोल दें या साधना कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे और दूसरा जोग का मतलब के लायक, के लायक कह लें या के काबिल कह लें, ठीक है। और एक तप, तप कह लें या साधना, हमने बताया ना। अगला है घटा, काली घटा, काली घटा का मतलब काली, जो काला बादल है उसका घमंड घटा का मतलब घमंड घट गया, तो एक घटा का मतलब क्या होता है, बादल, और एक घटा का मतलब क्या है, कम होना यानी घटना, घटना या कम होना, वो वाला घटना नहीं, कोई इंसिडेंट वाली घटना मत समझ लेना। अगला है कि कनक कनक तैसौ गुनी मादकता अधिकार, तो एक कनक का मतलब होता है सोना, है ना, वो वाला सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। अगला है कनक का मतलब धतूरा, ठीक है, ये चीज है ना कि वही चीज की सोना जो है वो धतूरे से भी क्या है, उससे 100 गुना ज्यादा उसका मतलब वो नशीला होता है, ठीक है, यानी उसमें जहर है। क्योंकि अगर धतूरा तो कोई व्यक्ति जब खाएगा तभी पागल होगा, लेकिन सोना तो आवश्यकता से अधिक पाने पर ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है यमक अलंकार, जल्दी से इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं छंद। अब देखिए छंद में हमने बताया भैया 2 छंद देख लो बस, एक दोहा, दूसरा आपका हो जाता है चौपाई, ठीक है। ये भी कितने नंबर का, तो ये भी 2 नंबर का। जैसे यहां पर कह रहा है कि देखिए दोहा में क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, कैसा, अर्ध सम्मात्रिक, और इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जैसे इसमें 4 चरण गिन लेते हैं। अब देखिए और एक चीज, इनके तुक मिलते जुलते हैं, ठीक, देख पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। तो इस तरह से 4 चरण हो गए, कितने चरण,
4 चरण हो गए। अब चलिए यहाँ पे इनकी मात्राएं कह रहा है कि पहले, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहले और तीसरे में कह रहा है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। आपको वहां गिनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो जैसे गिन लेते हैं, तो यहाँ पे एक दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ या गुरु इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ 1 एक लघु हो जाएगा और ये गुरु। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 इसमें हो गई। तो यहां पर भी 13 आनी चाहिए। गुरु, लघु, लघु, गुरु और गुरु, उसके बाद गुरु, यहाँ पे गुरु लघु हो जाएगा 1 और 1 गुरु। तो गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, तो इसमें भी 13। तो यहाँ पे वही चीज कि आपको दर्शाना पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 मात्राएं हैं और इस वाले में भी कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। अब इधर गिन लेते हैं कि इधर गिन लेते हैं कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इधर क्या हो गया, 11 मात्राएं, 11 मात्राएं, क्योंकि बोल रहा है कि दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं, तो इसमें हो गया 11। इसमें भी देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा और उसके बाद लघु, लघु, लघु हो जाएगा, लघु, लघु। तो कितना हुआ, 2 1 3 3 3 6 2 8 2 10 1 11। तो यहां पर कितना, इसमें भी कितनी मात्रा, तो 11 मात्रा। कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। तो ये भी क्या हो गया आपका, मतलब बराबर। इस तरह से नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, दोहा छंद में। अब इसी का उल्टा मान लेते हैं, दोहा अगर नहीं आया, क्योंकि अथवा करके आएगा, बोलेगा दोहा अथवा चौपाई, या बोलेगा सोठा अथवा चौपाई, या कह देगा दोहा अथवा कुंडलिया, या कहेगा सोठा अथवा कुंडलिया, कुछ भी कहे। तो दोहा याद है, दोहा का उल्टा सोठा। तो अब की बार उल्टा कर दो बस, कि वहीं पर कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं, किसमें, सोठा में। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हो इसी को उलट दो। जैसे लिखा है ना कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। तो इसको लिख देना कि राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरित दुति होए, जातन की झाई परे। ऐसे उल्टा लिख दो, हो गया बच्चों, ठीक है ना, इसलिए आसान होता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं चौपाई। और चौपाई में देखिए, और ये एक ही एग्जाम्पल हमने न जाने कितनी बार करवा चुके हैं, एकदम से अब तो रट गया होगा, ठीक है। क्या है, एकदम रट गया होगा कि चौपाई क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चरणों के अंत में जगण अथवा तगण होने से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है और अंतिम जो इनके तुक होते हैं वो मिलते हैं। जैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तो देखिए यहाँ पर काना, नाना, भोगी, जोगी, तो वही चीज है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। तो यहां पर अगर भाई आप मात्रा गिनेंगे, कह रहा है कि 16 मात्रा है। एक तो 4 चरण है, दिख रहा है ना कि 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तो सब में 16 होनी चाहिए। यहाँ पे लघु, 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 ये सारी मात्राएं लघु हैं, 2 दीर्घ, ठीक है। लास्ट में 2 दीर्घ हो गया। तो अगर आप मात्रा को गिन लीजिए, तो मात्रा को जब गिनते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं हुई कि नहीं। तो इस तरह से मात्राएं आपकी सब में 16 ही आएंगे, ठीक है। इसमें भी आप काउंट करेंगे बच्चों सेम उसी तरीके से। तो इस तरह से आपको, मतलब दोनों लघु है, इस तरह से दर्शा के 16 मात्राएं, ठीक है। सभी में आप गिनेंगे, यानी यहां पे एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए। बात एग्जाम्पल में मात्रा अगर गलत इधर उधर किए तो समझ लो गलत मात्रा भी आ जाएगा, ठीक। जैसे अगर पता चले यहाँ पे रहित है रहित लिख दो, यहाँ बिनु है बिनु लिख दो, तो इससे मात्रा गलत आ जाएगा, ठीक है।
ये इस बात का ध्यान देना। तो इस तरह से आपको मात्रा के साथ क्या है, दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब में 16 मात्राएं आ जाएंगी। ठीक, सभी चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लो। हो गया ना। या फिर हमने बताया आसान वाला, ये वाला आपको नहीं याद है तो आप हनुमान चालीसा का जो होता है ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वही लिख दो, कोई दिक्कत ना। ठीक है ना, आपको ये 4 चरण लिख करके मात्रा लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका अगला टॉपिक की बैंक में खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कितने नंबर का है, तो 6 नंबर में आता है। कितने नंबर का बबुआ, 6 नंबर में आता है आपका पत्र लेखन। विषय है कि बैंक में आपको खाता खुलवाना है। ठीक है, बैंक में खाता खुलवाने के प्रबंध में लिखेंगे कैसे, कोई भी पत्र लेखन हो, फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का क्या तरीका, लिखेंगे सेवा में। फिर उसके बाद अब जिनको लिख रहे हो उनका नाम लिख देना है उनके लिए। ठीक है, अब जिनके लिए लिख रहे हो तो यहां शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। ठीक है ना। अब उसके बाद विषय आपका क्या है, बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में। फिर लिखेंगे महोदय, फिर इसके नीचे से नहीं, थोड़ा जगह छोड़कर कॉमा करके कि सविनय निवेदन है, जैसा टॉपिक रहेगा वैसा ही, छोटा सा टॉपिक है तो ज्यादा इसमें लिखना है नहीं। ठीक है, कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का खागा जारी प्रयागराज का निवासी हूं, मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। यानी मुझे क्या है, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, लेकिन किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण अभी तक रुका हुआ है, यानी अभी तक मैं इसका लाभ नहीं ले पा रहा हूं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अभी तक मैं इसका लाभ नहीं ले पा रहा हूं, अर्थात मेरे पास सभी कागजात जैसे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड क्या है, मौजूद हैं। फिर नीचे एक नई लाइन से, फ्रेश लाइन से लिखेंगे, अतः श्रीमान जी से मेरी विनती है या विनम्र निवेदन है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपा करें ताकि मैं लाभ प्राप्त कर सकूं, ऐसा लिख देंगे। यहां पर आप तिथि लिख देंगे, यहां पर प्रार्थी में का खा घा लिख देंगे। और एक चीज ध्यान देना, जैसे ये आपका 6 नंबर का होता है तो ऐसे चलता है आपका, जैसे ये आपका चलेगा एक, ठीक है, आपका फिर उसके बाद ऐसे, ठीक ऐसे तरीके। तो मतलब यहां पर ये होता है, जैसे आपने ये पहला लिखा, यहां पे इतना लिख दिया ना तब भी 1 नंबर, थोड़ा और नीचे आ गए यहां आपको 1 नंबर, फिर उसके बाद इसमें आपका ये एक ना होता है पार्ट, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर जहां से अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अतः मेरी आपसे ये विनती है, अतः आप मेरी इस विनती को, तो वो भी आपका ऐसे। तो इसी तरह से ये इसका पार्ट वाइज पार्ट नंबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग चलता है, जैसे आपने केवल यहीं तक ऊपर का लिखा मिल जाएंगे 1 से 2 नंबर, जैसे फिर आपने यहां तक लिखा उसके बाद नीचे का 1-2 लाइन नहीं मिला फिर भी आपको 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है स्टेप मार्किंग, जहां तक छोड़ दिया वहीं से आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं आगे हम पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण प्रदूषण की बात कर ले, इस पे निबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, क्योंकि ये जो निबंध वाला टॉपिक आएगा ये कितने नंबर का, पूरे 9 नंबर का। ठीक है, ये जो निबंध वाला टॉपिक होता है, अब देखिए निबंध कोई भी हो मैटर नहीं करता, क्योंकि अब आपके पास इतना वक्त भी नहीं है कि आप निबंध के 4-4 टॉपिक, भाई निबंध तो 40 से 50 हैं, आप सैकड़ों टॉपिक हैं, कैसे तैयार करोगे। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझनी है, बस वही जान लीजिए।
जैसे किसी भी टॉपिक उठा लीजिए, वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी सेट में आ ही जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक आप उठा लिए, तो आपको शुरुआत कैसे करना है बस ये जान लीजिए। आप सबसे पहले आपकी जो मेन हेडिंग होगी, आप ऊपर हेडिंग बना दिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। फिर आपकी जो हेडिंग होगी ना, अगली हेडिंग आप रूपरेखा हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूपरेखा। अब रूपरेखा के अंतर्गत लिखा क्या जाता है? रूपरेखा में वो चीजें लिखी जाती हैं कि जो आप इस निबंध के अंतर्गत लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप निबंध के अंतर्गत पहली हेडिंग रखेंगे प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रखेंगे कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, तीसरी हेडिंग रखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार क्या है, मतलब कौन कौन से हैं, और आप अगली हेडिंग रखेंगे प्रदूषण के कारण क्या है, किस कारण से प्रदूषण होता है, फिर है कि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, और चौथा है उपसंहार। ये रखना है। ठीक है, इतनी हेडिंग आपको रखना है यहां से। ठीक, चलिए अब देखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। अब जब शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने बताया ना कि जो जो आप हेडिंग डाले हैं, पहला था कि प्रस्तावना। अब प्रस्तावना आपकी हेडिंग होगी, और प्रस्तावना में देखिए कोई भी निबंध हो, उसमें लिखा क्या जाता है? तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है प्रस्तावना के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे पर्यावरण के बारे में अगर लिखा जाएगा, तो पहले पर्यावरण के बारे में लिखेंगे क्या है। तो जैसे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास है, प्रकृति और मानव का अटूट संबंध है, लेकिन आज औद्योगिक विकास की अंधी, ये जो आंधी नहीं, अंधी दौड़, मतलब दौड़ ने, अंधी दौड़ ने हमारे इस जीवन रक्षक कवच को क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया है। आज पर्यावरण संरक्षण केवल एक विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। जैसे आ गया भाई बेरोजगारी पर, मान लेते हैं आ गया, तो आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि आज बेरोजगारी, मतलब यही लिखेंगे कि बेरोजगारी का सामना, मतलब ये भारत देश कर रहा है आज, मतलब यही है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो फाइलें लेकर के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर वो भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जीविका चलाने के लिए भी कहीं पर कोई पर्याप्त जॉब नहीं मिल पा रही। तो ऐसा अपने से बना सना कर यानी लिखते हैं। ठीक है, जैसे आतंकवाद पर आ गया, आप प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि आतंकवाद आज एक क्या है, दीमक की तरह है, जो हर क्या करता है कि देश को, मतलब बहुत सारे देश को अंदर से धीरे धीरे खा रहा है, यानी खोखला कर रहा है। इसमें जहां पर क्या होता है कि आतंकवादी एक ही स्थान पर बैठ करके चाहे जिस देश को क्या अपना निशाना बना लेते हैं और वहां पर अपना नेटवर्क बना लेते हैं। तो ऐसे अपने से बनाकर थोड़ा लिखते हैं वो चीज, मेन पॉइंट प्रस्तावना में। तो आपने यहां ऐसे लिखा, हो गया ना, थोड़ा देख लीजिए। अब उसके बाद आप आ जाएंगे अपनी दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग क्या है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि जब पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाए या आ जाए, प्रदूषण क्या है कि जब पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाएं तो पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जीवधारी के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित होने को ही प्रदूषण कहते हैं। और अगली हेडिंग थी तीसरी की प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब मेन मेन जो आपके हैं लिख देते हैं। जैसा पहला वायु प्रदूषण, तो वायुमंडल में विभिन्न, आप कैसे लिखेंगे भाई? आप ये सोचने समझने की क्षमता है आप में, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का एक विशेष अनुपात है, और जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस को लेकर ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, जिससे क्या है, संतुलन बना रहता है। लेकिन मनुष्यों ने अज्ञानतावश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को भी बिगाड़ दिया है। यानी आज मनुष्यों ने क्या किया, दुनिया भर के कारखाने हो गए, ठीक, कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गया, चिमनी हो गया, और वाहन हो गया। तो इन सबसे जो निकलने वाला
क्या है धुआं है, उनमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती हैं और वही गैसें क्या है पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो आप इस तरह से वायु प्रदूषण के अंतर्गत क्या है पॉइंट लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। अब उसी प्रदूषण में अगला है जल प्रदूषण। ये प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे ना थोड़ा बहुत कि जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्व है। कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है और आवश्यक भी है ये। और पौधों मतलब पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ व गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में इनकी मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, तो इससे जल भी प्रदूषित हो जाता है, यानी इसे जल प्रदूषण कहा जाएगा। फिर है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आप कैसे लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण आज क्या है, आज की एक नई समस्या बन गई है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन आदि ने क्या किया है, मतलब ये संतुलन बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया है। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो क्षमता है उसका भी ह्रास होता है, कमी होती है, और यहाँ ह्रास होगा, और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम मन लगाकर कोई काम कर रहे हैं और लाउड स्पीकर आपके कानों तक आ रहा है, शोरगुल बहुत ज्यादा, खटपट की आवाज आ रही है या गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो आपका जो कंसंट्रेट जो पावर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप ये प्रकार वाले में लिख दोगे। अब आपकी जो चौथी हेडिंग थी, चौथी हेडिंग की पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे ना तब भी लंबा हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, तो इसके निम्नलिखित कारण है। अब कारण में आप लिख सकते हो, ठीक है, आसान है कि फैक्ट्री तथा उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं, रासायनिक और अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, पहला कारण। दूसरा, लगातार शहरीकरण यानी शहर जो बन रहा है और विकास के लिए पेड़ों की कटाई से भी पर्यावरण क्या है प्रदूषित हो रहा है। तीसरा, खेती में अधिक उपज के लिए अत्यधिक कीटनाशक और रासायनिक खादों का जो प्रयोग है ये भी पर्यावरण को दूषित कर रहा है। अगला है कि कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल में जो आग लग जाती है और धूल से भरे तूफान में भी क्या है, इन सबके द्वारा भी हवा में प्रदूषक घुल जाते हैं जिससे वायु मतलब प्रदूषण हो जाता है। तो ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। अब जब कारण हो गया तो इसका निवारण कैसे करना है, चलिए देखते हैं। निवारण कैसे करना है, देखिए ये आसान होता है बच्चों, बस आपको समझने की देर है। कोई भी निबंध हो, हेडिंग समझ जाइए, बना बना कर लिख सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय में सबसे पहला अधिक से अधिक पेड़ लगाना हवा को शुद्ध करने और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। मतलब हमें सबसे अधिक, ऐसे लिख सकते हैं ना कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, कोयले और पेट्रोल के बजाय सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने पर क्या है प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए, ठीक, साइकिल से, या फिर जो इलेक्ट्रिक के वाहन है उनसे चलना चाहिए क्योंकि उनमें धुआं नहीं होता। अगला है कि नदियों और तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट या घरेलू कचरा नहीं बहाना चाहिए, यानी ना बहाएं इनको। ठीक है, ये सभी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। ठीक, क्योंकि प्रदूषण को एकदम जड़ से तो नहीं ठीक किया जा सकता लेकिन कम तो किया जा सकता है। अब लास्ट में आ जाएंगे उपसंहार, आपकी जो अंतिम, अब उपसंहार जो कंक्लूजन होता है उसमें भी जैसे मेन पॉइंट आप पहले लिखते हो और उपसंहार में वो चीज लिखा जाता है कि एटलीस्ट अब क्या कुछ करना चाहिए कि इस समस्या से बाहर निकल जा सके। ठीक है, वो चीज इसमें लिखा जाता है चाहे जो भी हो। जैसे आतंकवाद में आ गया तो लास्ट में यही लिखेंगे कि आतंकवाद आज बहुत बड़ी समस्या है, इसे अगर दूर करना है तो सभी देश को एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए और इसे प्रयास कर इसमें सरकार के साथ हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। तो ये चीज होता है, तो लास्ट में कंक्लूजन में वही चीज चलती है। तो जैसे यहाँ उपसंहार में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास
करना चाहिए। शासन के द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है उनमें हमें भी अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है बच्चों लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये आपका मतलब निबंध में इसी तरह कोई भी टॉपिक आ जाए लिखना है विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि बोलेगा कि अपने से मतलब अपनी भाषा शैली में लिखिए। तो आप अपने मन का बच्चों बनाकर लिख दीजिए, पूरे नंबर मिल जाते हैं। भले पूरा नहीं लिख पाते, आधा अधूरा भी छोड़कर आ जाओगे ना, फिर भी आपको इतना मान के चलना कि आपको 4 से 5 नंबर तक मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब हम देखेंगे गद्यांश और पद्यांश वाले टॉपिक को। हालांकि गद्यांश और पद्यांश के बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। ठीक, जो महत्वपूर्ण वाला है, ज्यादा से ज्यादा पूछा है वही लिखेंगे। जैसे यहां पे आएगा, दिया रहेगा, बोलेगा कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक को, याद रखना 2 गद्यांश आएंगे अथवा करके एक रहेगा, तो किसी एक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो जैसे एक दिया गया है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, और अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए होगी, और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में कह रहा है कि यदि अंधकार और निर्बलता का वास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। ठीक, तो ये एक क्या है आपका गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश में आपको क्या करना है, प्रश्न जो दिए गए हैं कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो अब आप जानेंगे कैसे कि किस पाठ का है। हमने ट्रिक बहुत खूबसूरत सा बताया है कि जहां पर भी क्या है, जैसे पृथ्वी शब्द आ जाए, राष्ट्र शब्द आ जाए, उन्नति प्रगति जन शब्द आ जाए, तो वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। क्योंकि यहां पर देखिए राष्ट्र शब्द आ रहा है, यहां पर देखिए राष्ट्र शब्द आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखिए पृथ्वी शब्द आ रहा है। ठीक, यहां पर देखिए राष्ट्र शब्द आ रहा है, तो 3-3 बार राष्ट्र शब्द दिख गया। तो इसका मतलब किस चैप्टर से है? तो यह राष्ट्र का स्वरूप से है। किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो लिखेंगे कैसा, मतलब किस तरीके से लिखेंगे वो जानना। तो लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ऐसे लिख देना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो अब जरा सा देखिएगा, कह रहा है कि यहां पर कि किसी जन को, इसमें देखिएगा बच्चों ये वाली लाइन, कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहां पर आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई भूल जाते हैं रेखांकित अंश करना भी। एक मिनट, हाँ, अब देखिए इसमें रेखांकित अंश कहां है? रेखांकित अंश ये है बच्चों यहां पे कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। फिर उसके बाद यहां पूरा आगे भी बढ़कर कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, थोड़ा लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो इसको आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो रेखांकित अंश में। यहां पर लिख सकते हो कि लेखक कहता है कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। तो यहां पर यही लिखेंगे कि राष्ट्र, यहां पर लिखेंगे कि
सभी व्यक्तियों को तरक्की करने का, या फिर यूं कह सकते हैं कि उन्नति का एक जैसे अधिकार प्राप्त है, यानी किसी को कम या ज्यादा नहीं है, सबको समान अधिकार मिला है। और किसी भी व्यक्ति को पीछे अगर छोड़कर भाई राष्ट्र को हम आगे नहीं ले जा सकते, तो अपने से बना सनाकर लिख सकते हो, ठीक है। नहीं आता तब हम आपके लिए ये बता रहे हैं, नहीं तो आप कैसे लिखेंगे? लेखक कहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग समान हैं और उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए, यानी तालमेल होना चाहिए, और सभी को उन्नति करने का भी समान अधिकार है, ठीक है। और किसी को पीछे छोड़कर आगे राष्ट्र नहीं बढ़ सकता, ऐसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, यानी राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां पर है ना, राष्ट्र जन को छोड़कर, यानी किसी जन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप लिखेंगे राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो देखिएगा यहां पर लिखा है कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति, क्या मिलेगा? तो यहां पर लिखेंगे कि समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति और उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो ये लिखने का एग्जैक्ट एकदम सही तरीका है बबुआ, ठीक है। तो ये वाला और इस पर आधारित प्रश्न, ठीक, और इसके उत्तर हमको कैसे लिखने हैं अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 100% फिक्स है, किसी ना किसी पेपर में आना तय है, ठीक है। 100% की बात कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अगला है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, ठीक है ना, यानी अत्यंत जरूरत है। महती का मतलब वही अत्यंत जरूरत, ठीक है। अब प्रश्न देखिए आते हैं कि बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है? लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। या डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, मतलब यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश जिस भी चैप्टर का होगा और प्लस लेखक का नाम। तो अब आप कैसे जानेंगे कि किस पाठ से है? तो एक ट्रिक बताया था कि जब भी भाषा शब्द दिखाई पड़े, ठीक है, भाषा शब्द आ जाए, ठीक, तो आप समझ जाइए, संस्कृति वगैरह आ जाए, सांस्कृतिक आ जाए, ये सब क्या होता है? तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से। तो यहां पर है ना, भाषा आ गया कि नहीं, कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अंग है, आप समझ जाओगे। तो आप लिखोगे, आप किस तरह से लिखोगे? किसने लिखा है? किसने लिखा है बबुआ? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो यहां पर आप लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। या आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक। आगे कह रहा है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है। तो यहां पर देखिए बोल रहा है उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उसकी का मतलब किसके? शुरू में ही बोल दिया है, भाषा। तो भाषा के बारे में बात कर रहा है, तो लिखेंगे कि भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो लिखेंगे कि भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है, एक मिनट भैया, हाँ, अगला देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है। अब इसमें थोड़ा प्रसंग, किस प्रसंग का? तो यहां पर बोल रहा है कि भाषा के द्वारा किस तरह से संस्कृति का विकास होता है ना। तो वही चीज लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को बताया गया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि संस्कृति के विकास में भाषा के योगदान को बताया है। अगला है कि भाषा किसका अभिन्न अंग है। सबसे ऊपर ही देख लो कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक
अटूट अंग है, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। अब अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी ऊपर वाली जो लाइन है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि लेखक कहता है कि भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, यानी भाषा को संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि भाषा यहां पे देखिए क्योंकि संस्कृति को बोल रहा है ना कि संस्कृति का अटूट अंग क्यों है, क्योंकि किसी भी स्थान की या किसी भी जगह की संस्कृति को अगर समझना है तो वहां की भाषा से ही पता चलता है। ठीक, तो यहां पर वही चीज है, आप लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है। ठीक, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम वहां की संस्कृति को समझ सकते हैं ना, कि है ना अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणी भाषा अनेका, यानी भाषा के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों हम क्या कहते हैं पद्यांश को। ठीक है, अगर पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में जब आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक, बस समझना है क्योंकि ये रिवीजन है, फिर से पूरा एक बार रिवीजन क्लास है, इसमें बस समझना है, जानना है कि करना कैसे है। ठीक, आपका ये भी 10 नंबर का आएगा। जैसे एक दे दिया है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मुलान हो कमल पग को चुमना चाहती। शायद ये हमने तीसरी या चौथी बार करवा रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी ये महत्वपूर्ण है भी, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी सेट में तो डेफिनेटली फिक्स है। ठीक, अगर आता है तो देगा, नहीं तो अथवा में एक रहेगा ही रहेगा। तो देगा उपयुक्त पद्यांश का क्या है संदर्भ लिखना है। देखिए जब भी क्या शब्द आ जाए, कोई जैसे जब भी अगर हम बात कर ले पवन दूतिका वाले चैप्टर से है, क्यों इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमने बताया था कि ये बाला शब्द आ जाए। ठीक है, और उसके बाद जिसमें पुष्प आ जाए, लता आ जाए, लतिका आ जाए, गेह आ जाए यानी भवन, तो ये पवन दूतिका से है। तो इसमें देखो एक बाला आ गया है, गेह आ गया है, ठीक है, कुसुम यानी पुष्प वगैरह ये सब आ जाए, ट्रिक में बताया था। तो ये किस चैप्टर से है, पवन दूतिका से। यहां पर श्री कृष्ण के लिए संदेश वो पवन को दूत बनाकर राधिका जी भेजती हैं, बोलती हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई तुम्हें कोई क्या है, वहां पर मथुरा धाम जब तुम पहुंच जाओगी तो वहां पर जब तुमको कोई कुम्हलाया हुआ कोई प्यारा सा कुसुम यानी पुष्प दिखाई पड़ जाए तो उसे ले जाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। ठीक है, और उन्हें यह बता देना कि क्या है, फूल सी एक बाला की फूल जैसी एक बाला यानी एक स्त्री जो कि राधिका खुद के लिए कहती है, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है, यानी इसी पुष्प की तरह क्या है वो भी एकदम मूर्छित एकदम धूमिल होकर के आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो ये हो जाएगा। अब वही चीज लिखेंगे संदर्भ में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के किस पाठ से लिया गया है, तो लिखेंगे जो भी चैप्टर का नाम है कि पवन दूतिका से लिया गया। इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। फिर उसके बाद दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहां पर लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि श्री कृष्ण को इस बात का एहसास दिला देना यानी बता देना कि राधा वो आपके वियोग में क्या है, फूल जैसी एक जो बाला है आपके वियोग में एक पुष्प की तरह आपके कमल रूपी चरणों को क्या है चूमना चाहती है। ठीक है, इस तरह से। या फिर हमने कहा ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राधा पवन से कहती है कि तुम श्री कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक कोमल बाला दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। ठीक, अब उसके बाद अगला है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है, यानी मुरझाए हुए फूलों की तुलना किससे की गई है, तो मुरझाए हुए फूलों की तुलना राधा से की गई है। फिर लिख देंगे वही चीज कि मुरझाए हुए फूलों की तुलना कोमल बाला यानी राधा से की गई है। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के कमल व चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को कौन चूमना चाहता है, राधा चूमना चाहती हैं। नेक्स्ट है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल को कहां डाल देने के लिए कहती है,
तो कमल पर यहाँ पर है ना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो श्री कृष्ण के चरणों में, तो वही लिख देंगे कि राधा पवन दूतिका को मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। हो गया ना। अब चलिए आगे देखते हैं। एक अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी आ जाए, अब ये नहीं, इसके लिए मत रोना, नहीं आ जाओ उसके बाद पेपर देने के बाद ही अरे मोनू सर ने तो क्या पढ़ाया, आया ही नहीं। देखिए बच्चों, बहुत सारे गद्यांश हैं, बहुत सारे पद्यांश हैं। मैटर ये नहीं करता कि किस चैप मतलब कौन सा गद्यांश कौन सा पद्यांश। अब आप सोच रहे हो 10 सेट बनता है, सब में अथवा करके आएगा यानी एक में कितना, 2, 10 में 20, तो आपके 20 गद्यांश होंगे, इस तरह से 20 पद्यांश होंगे, हिंदी का ज्यादा ही सेट बनता है। तो अब जरूरी नहीं कि ये जो है, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आएगा, किसी ना किसी सेट में आएगा। अब सब में आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अब करना कैसे है हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि कुछ भी आ जाए, कोई भी आए, लेकिन करना कैसे है आपको। देखिए यहां पर एक दिया है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से या जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है, ये कह रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार, ये अगर आपको याद हो तो ये किस चैप्टर से है, तो ये है श्रद्धा मनु, क्योंकि पतवार वगैरह याद करो, है ना, पतवार वगैरह सब उसी में बताया गया है। तो समर्पण लो सेवा का सार, यहां पे श्रद्धा मन को कहती है कि आज से, देखिए समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं अपने आप को क्या समर्पित कर रही हूं और मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, और मेरा जो साथ होगा, ये सजल संस्कृति का यह पतवार, तो सजल यानी संपूर्ण संस्कृति यानी संसार को आगे बढ़ाने के लिए एक पतवार की तरह है, यानी जिस तरह नाव को आगे खेने के लिए एक पतवार की जरूरत होती है, उसी तरह से इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो सहयोग हो वो एक पतवार की तरह होगा। आज से या जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार, यानी आज से मेरा जो जीवन है वो क्या है, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है, इसी पत्तल में विगत विकार, यानी आज से मैं तुम्हारे पुराने दोषों को भूल कर क्या अपना जो जीवन है वो अर्पित कर रही हूं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम संसार के मूल रहस्य बन जाओ और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, यानी तुम्हारे द्वारा ही वो बेल फैलेगी। बेल मतलब लतर, लतर का मतलब यानी मानव रूपी लतर। ठीक है, और कह रहा है विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के सुंदर खेलो खेल, खेलो सुंदर खेल, यानी कह रहा है कि जब तुम मुझे अपना लोगे और जब हम और तुम मिलेंगे, यानी मैं और तुम अगर हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि तुम और हम ये मिल जाएंगे और जब सुंदर खेल खेलेंगे तो उससे जब क्या होगा, यहां पे बोला जा रहा है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, कि जब मैं और तुम क्या है कि सुंदर खेल खेलेंगे तो उसके बाद संसार क्या है, नहीं मानव रूपी लतर से वो फैल जाएगा, यानी किलकारियां गूंज उठेंगी, यानी मानव पीढ़ी का विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले कपल्स जो श्रद्धा और मन थे, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे बेल फैलेगी, यानी मानव रूपी बेल की बात कर रहा है कि हमारे और तुम्हारे द्वारा यानी मिलेंगे तो जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे धीरे धीरे उससे पीढ़ियां बनती चली जाएंगी, यानी संसार में किलकारियां गूंजेंगी, वही चीज। हालांकि आपको अर्थ निकालने की कोई जरूरत ना है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम किस चैप्टर से है, पता समझ मतलब चल गया कि श्रद्धा और मनु, लिखा किसने, जयशंकर प्रसाद। तो आप लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे ना कि पाठ का शीर्षक श्रद्धा और मनु है और कवि का नाम जो है वो जयशंकर प्रसाद है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। लो जी इसमें कर लो बात, इसमें भी नहीं लिखा, एक मिनट, इसमें नीचे से है, अर्थ देखकर ही पता चल रहा है। देखिए यहां से है,
यहां बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हें शिव फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। अभी पूरा अर्थ हमने समझाया ना बबुआ, एकदम आसानी से समझाया। तो यहाँ श्रद्धा मन से कहती हैं कि तुम संसार के मूल रहस्य बन जाओ और तुम मुझे अपना लो, क्योंकि जब तुम और मैं यानी हम और तुम मिल करके सुंदर खेल खेलेंगे तो हमारे द्वारा ही मानव रूपी बेल से क्या है संसार में एक लतर फैलेगी, या यूं कह लें किलकारी गूंजेगी। तो यहां पर वही आप कैसे लिखेंगे, छोटे से मतलब थोड़े शब्दों में लिखेंगे कि श्रद्धा मनुष्य कहती है कि यदि तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो हमारे और तुम्हारे मिलन से जो मानव रूपी बेल फैलेगी उससे पूरा संसार किलकारियों से भर जाएगा, यानी सुगंध से खुशबू से भर जाएगा। ठीक है ना। अगले देखते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, किसने किससे कहा। तो भाई समर्पण लो सेवा का सार कि मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं और सेवा करना चाहती हूं, कौन कह रहा है? तो ये श्रद्धा मनुष्य कहती है। ठीक है, हो गया। आप लिखेंगे कि समर्पण लो सेवा का सार, ये कथन श्रद्धा ने मनुष्य कहा। ठीक, मनुष्य कहा। अगला है कि बनो संस्कृति मतलब संस्कृति, बनो संस्कृति यानी संस्कृति मतलब संसार का, बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? तो ये मनु के लिए ही तो कहा गया है कि संसार का मूल रहस्य बन जाओ। तो बनो संस्कृति के, यहां बानो लिखा है भैया, बनो होगा, बनो संस्कृति के मूल रहस्य यह मनु के लिए कहा गया है। अगला समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार। अब याद रखिए, अभी इसके जस्ट पहले ही अभी हमने अलंकार में अनुप्रास अलंकार बताया था, जिसमें देखिए समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति। ठीक, तो समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति, यानी इसमें बार बार क्या है, सा व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, यानी सा बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, चलिए तो लिखेंगे वही चीज कि समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति में अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे लिखना है, नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, और ये भी एकदम गिने चुने हैं, बताया ना, ये एकदम फिक्स होते हैं, अथवा करके आएगा भैया, कहां से जाएगा, बाहर का नहीं जाएगा, बच के फंसा लोगे, एकदम से फोड़ कर आओगे। याद रखना 7 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 7। वैसे भी अथवा करके आएगा, 2 नंबर का आएगा, मतलब 2 देगा, 1 करना होगा। संस्कृत गद्यांश बोलेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए दिया गया है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकुर्वन, कि कह रहा है कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बना दिया, मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बना दिया, शकुनया स्वर्ण हंसम, पक्षी गणों ने स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। फिर कह रहा है तस्य पुनः स्वर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतियुर रूपवती आसीत। फिर कह रहा है कि तत् उपरांत जो स्वर्ण राज हंस की जो पुत्री हंस पोतिका थी वो अत्यंत रूपवती थी, यानी बहुत खूबसूरत थी। सह तस्य वरम दात, यानी उसने का मतलब कौन? स्वर्णराज हंस ने, उसने अपनी पुत्री को उसे ऐसा वरदान दिया, ऐसा वरदान दिया कि वह आत्मनिश्चित रुचितम की अपनी वो इच्छा अनुसार स्वामिनम स्वामी का विड़यात यानी चयन करे। यानी उसने अपनी पुत्री को ऐसा वरदान दिया कि जाओ तुम स्वयं से अपने पति का क्या है, अपने स्वामी का चयन कर लो। ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। कि हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी के सन्यपतत, मतलब हंसराज जो होते हैं
उसे ऐसा वरदान दे करके वो क्या करते हैं, हिमवती यानी हिमालय प्रदेश में शकुनी जो पक्षी गण होता है, यानी पक्षी गणों को क्या करते, मतलब पक्षी गणों को एकत्रित करते हैं। नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के मोर आदि पक्षीगण समागत्या एकस्मिन महती पाषाण तले सन्निपत, मतलब विभिन्न प्रकार के मोर, हंस आदि जो पक्षीगण होते हैं वो एक विशाल, महती का मतलब एक बड़े से, एक विशाल पाषाण तले यानी एक विशाल पत्थर पर क्या इकट्ठा होते हैं। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामित्वम आगत्य विड़ात इत दुहितराम आदेश। तो कह रहा है हंसराज ने क्या किया, हंसराज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वो आए और अपने इच्छा अनुसार यानी वो खुद से अपनी रुचि से अपने स्वामी का क्या कर ले, चयन कर ले, मतलब ऐसा। ठीक है, अब लिखना कैसे है, मैटर पूरा ये है, लिखना कैसे है, लिखेंगे ये चीज भाई संदर्भ लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर तो संदर्भ का मिल जाता है। आप अनुवाद मान लेते हैं नहीं भी करते हैं, 2 नंबर संदर्भ का मिल जाएगा कि यह गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के नृत्य जातम शीर्षक से लिया गया है। क्योंकि बच्चों इसमें 2 चलता है, एक उलूक जातम चलता है, एक नृत्य जातम। उलूक जातम में उल्लू को राजा अभिषेक करने वाली बात की गई है, और नित्य जातम में ये जो पक्षी वाली बात की जिसमें मोर को बना दिया जाता है राजा, मतलब वो बनाते नहीं है बल्कि मोर क्या करता है, जब उससे शादी की बात होती है तो वो एकदम पंख उठाकर नाचने लगता है। ठीक है, वही चीज है। तो यहां पर लिखेंगे कि प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपाइयों ने शेर को क्या कर दिया, राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को, और उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत सुंदर थी, यानी अत्यधिक सुंदर। उसने उसे क्या किया, वर दिया कि वह अपने मनुकुल पति का वर्ण करे यानी चयन कर ले। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को क्या किया, आमंत्रित किया, और उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिला तल पर यानी पत्थर पर इकट्ठा हुए। तब हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति का चयन कर ले, यानी मनपसंद पति को चुन ले। ऐसा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसको पहले याद रखिएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये इस वाले का है, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। अब उसके बाद ये फिर है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें बबुआ, 1 मिनट। देखिए, अब एक और है आपका, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए कहा गया है इसमें, ध्यान से देखिए, और जो है वो तो हमने करवाए हैं, पिछले न जाने कितने हैं, सबका सब लगभग धीरे धीरे खत्म ही हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी ना कि आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो, पता चले आज के ही दिन पढ़ रहे हो और बोल दो सर कल आपने जो बताया था नहीं आया। अरे कैसे पॉसिबल है भाई, हर 10 सेट में तो यही नहीं आ सकता है ना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने लगातार लगे हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो डेफिनेटली 90+ जाएगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, आप भी अगर तैयारी कुछ नहीं है आपकी, इतना जरूर है कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक, 100% दावे के साथ कह रहे हैं। ये कह रहा है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यति। ये कह रहा है इसमें, कह रहा है कि महापुरुषा यानी महापुरुष लौकिक प्रभलेश यानी जो सांसारिक मोह माया में बद्धा यानी बद्ध करके, नियत लक्ष्यानन यानी अपने जो नियत लक्ष्य से, कदाप यानी कभी भी, भ्रश्यन्ति भ्रमित नहीं होते। कह रहा है कि जो महान पुरुष होते हैं वो सांसारिक बंधनों में बंध कर अपने लक्ष्य से जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। और देश सेवानुरक्तो अयम यानी देश की सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के परिधौ स्थातम ना सकनोत, यानी कह रहा है कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की मतलब सीमा में ये बंध ना सका, यानी उच्च न्यायालय की ये सीमा में ना बंध सका।
पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय तथा वह अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सो अपि यानी यह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में यानी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया, कूद पड़ा। यानी कह रहा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय व अन्य राष्ट्र नायक के साथ ये भी क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में कूद, यानी ये जब युवा अवस्था में था तो ये लड़का भी क्या करता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ता है। देहल्या क्या कहते हैं विंशति में कांग्रेसस्य अधिवेशनम अध्यक्ष पदम क्या कहते हैं पदम अंगलंगम कृतवान। देखिए थोड़ा लंबा है संस्कृत, मतलब पढ़ने में कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, बाकी अर्थ अच्छे से निकाल लेते हैं, अगर थोड़ा गलती हो जाए कोऑपरेट करना है ना। फिर कह रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि 23वें कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। फिर कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके आंग्ल शासका यानी जो आंग्ल शासक थे, अंग्रेज शासक थे, भीता जाता वो भयभीत हो गए और बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, यानी बहुत बार जेल में जाने के बाद भी अयम मतलब यह वीर देश सेवा व्रतम न तज्यत, यानी इस वीर ने देश की सेवा का जो व्रत है वो नहीं त्यागा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं लिखना कैसे है। यहां पर वही चीज संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, गद्यांश ही है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। फिर यहां लिखेंगे बच्चों अनुवाद में कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में यानी मोह माया में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश की सेवा में अनुरक्त या लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुत बार जेल डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का जो व्रत है वो नहीं छोड़ा, यानी बहुत बार ये जेल गए उसके बाद भी देश सेवा का जो व्रत है वो नहीं त्यागा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं संस्कृत पद्यांश। अब ये संस्कृत श्लोक कह के आएगा चाहे पद्यांश करके आएगा, इसको करवा चुके हैं, याद होगा आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ ज्यादा ही है इसलिए फिर से रख लिया कि ना चौर्यहारम ना चार राजहार्यम ना भातृभाजम और ना चा भारिकारी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ना चौर्यहारम ना राजहार्यम ना भ्रातिभाज्यम ना चा भारिकारी, व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए बोल रहा है कि ना चौर्यहारम, ना चोर चुरा सकता है। अब भाई थोड़ा दिक्कत होने लगी है सर में, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जान रहे होंगे कि भाई हमारी सर की दवा चल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मना किया है कि लंबा टाइम बोला ना करें और थोड़ा रिलैक्स हो जाया करे। तो क्या करें बच्चों, अब तो रात भर आधी आधी रात में अब तो पीडीएफ बनाना पड़ता है, पीपीटी फाइल वगैरह, ये खुद से पूरा तैयार करते हैं। और हमारे साथ अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट है और कुछ नहीं, रियल बता रहे हैं दिल से। ठीक है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा इस चैनल पे पिछले जो भी टाइम से आप 2 साल 3 साल जब भी जुड़े हैं, इस चैनल पे केवल और केवल आपको एमके सर यानी मोनू सर ही दिखाई पड़े होंगे। कारण यही है कि आज तक इस सफर में हम अकेले हैं। ठीक है, कोई नहीं है आगे पीछे, तो सब कुछ काम अपने से करना होता है, तो कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि ना चौर्यहारम, ना चोर चुरा सकता है,
ना राजहार्यम, ना तो इसको कोई राजा हर सकता है यानी छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना इसे भाइयों में बांट सकते हैं, और ना चाभारकारी, और ये कोई बोझ भी नहीं है। व्यय कृत्य वर्धत, ये खर्च करने पर बढ़ता है, एवं नित्यम सदैव, विद्या धनम सर्वधन धनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ, यानी यहां विद्या रूपी धन की बात कर रहा है। तो इसका अर्थ अगर निकालना चाहो नीचे से भी लिख सकते हो कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना इसे कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, ना तो ये बोझ है, ये मतलब लगातार खर्च करने पर ही बढ़ेगा। भाई पैसा है आप बांट सकते हो, पैसा है आप कोई चुरा भी सकता है, लेकिन धन एक ऐसी मतलब क्या कहते हैं, विद्या एक ऐसी चीज है ना तो उसे आपसे कोई चुरा पाएगा, ना आप भाई में बांट पाओगे, ना इसको कोई राजा छीन सकता है। ठीक है, ये बोझ भी नहीं है कि हाँ हम 1 कुंटल का पढ़ाई कर लिए हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना बबुआ। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया, यानी जिस भी चैप्टर से होगा वहां से लिखना है। ठीक है, अनुवाद में वही चीज पूरा लिखेंगे कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है या प्रधान है, क्योंकि ना तो चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही यह बोझा मतलब बनता है, ये बोझ स्वरूप भी नहीं, अर्थात भार रूप भी नहीं है, और खर्च करने पर ही ये निरंतर बढ़ता है। ठीक, इस तरह से। और आपका एक जैसे ये भी बड़ा पूछा जाता है, ये भी एक आता है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एताम कीर्ति तनो क्वचित, बहुत ज्यादा आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये इकलौते चैप्टर मतलब एक चैप्टर से है, सुभाषित रत्नानी से नहीं है। यहां पर देखिए कह रहा है जयंती ते महाभागा, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, कि कह रहा ऐसे महापुरुष यानी ऐसे महान व्यक्ति की जय हो कि जिनका जीवन ही क्या है, लोगों की सेवा में न्यौछावर होता है। कह रहा है जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कृति तनो क्वचित, कह रहा है जिनके यश रूपी शरीर को ना तो मृत्यु का भर है, ना उनके बुढ़ापे का, ठीक है, इनका किसी चीज को इनका भय नहीं है, अर्थात इनका जो कीर्ति है, यश है, वो एकदम अजर अमर रहता है। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे। तो अनुवाद में कैसा लिखेंगे कि जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा इसका अर्थ, समझ में आ गया। चलिए चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए हम आपको जो बता रहे हैं, अब आपको जो हम बता रहे हैं बबुआ याद रखिएगा, इसके अलावा लॉन्ग वाले टॉपिक में आपको और क्या देखना है, लॉन्ग वाले टॉपिक में अब आपको साहित्यिक परिचय देख लेना है, साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर आपको आराम से देकर जाएगा, नहीं तो परेशान ना रहिए, जो मॉर्निंग वाली वीडियो आएगी अभी इतना याद रखो कि साहित्यिक जो परिचय है ये भी अच्छे से देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर आप 2-2, 3-3 लेखक का देख लीजिए, उधर 2 से 3 कवि का देख लीजिए, करवा भी चुके हैं। नहीं तो मॉर्निंग वाली जो वीडियो आएगी ना, वो साहित्यिक परिचय, कहानी, ठीक है ना, उन सब पे फिर से ला देंगे, टेंशन नहीं लेना, इतना याद रखिएगा। ठीक, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से आप वहां जाओ हड़बड़ाहट के साथ, कुछ नहीं करना बच्चों। हमने बताया ना, ये आपके जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है कि आप इसके बाद लाइफ में कभी एग्जाम नहीं देने पाओगे। आप जिंदगी में इस तरह न जाने कितने पेपर दोगे, इसलिए टेंशन इस बात का तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ऑल द बेस्ट मेरे सारे प्यारे रसगुल्लों को, जाकर के एकदम फोड़ कर आना मेरे बब्बर शेर और शेरनियों।